Hello everyone, my name is Vaibhav Lalit. I hope you all are doing great. So, in the last class, हम लोगों ने बात की थी essential elements of crime की. That there are two essential elements of crime. One is actus reus and other one is mens rea. मैंने आपको बताया था कि इन दोनों एलिमेंट्स का होना बहुत जरूरी है किसी भी क्राइम को पूरा करने के लिए. Mens rea is guilty mind and actus reus is an unlawful act. So, ये दोनों साथ में होंगे तो ही क्राइम कमिट होगा. बट देर आर सम एक्सेप्शंस टू इट. मैंने बताया था आप लोगों को कि कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हैं जहां अगर इन दोनों में से एक भी एलिमेंट नहीं है तब भी क्राइम हो सकता है. देर आर सम सिचुएशंस लाइक, हमने एक एग्जांपल किया था अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में, कॉमन इंटेंशन का, कि एक बैंक में 4 लोग मिलकर रॉबरी करने जाते हैं एंड 4 में से एक का काम सिर्फ बैठ के मॉनिटर करने का है, उसको और कोई ओवरटेक नहीं करना, उसका कोई एक्टस रियस नहीं है, बट ही विल बी स्टिल लायबल फॉर रॉबरी. सो ऐसे काफी सारी सिचुएशंस हैं. नाउ अब तक ये बात तो थी कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है क्राइम के. नाउ आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट स्टेजेस की, कि डिफरेंट स्टेजेस क्या है किसी क्राइम के कमिट होने की एंड किस स्टेज पे जाके ऑफेंडर को पनिशमेंट मिलती है. सो लेट्स सी. There are 4 stages of crime: intention, preparation, attempt and commission. So जो फर्स्ट स्टेज है हमारी वो है इंटेंशन. जो पहली स्टेज है वो इंटेंशन है. देखो, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, हम बार बार इंटेंशन वर्ड को यूज कर रहे हैं. ये है क्या? पहली चीज, इंटेंशन है एक स्टेट ऑफ माइंड. मैंने लास्ट क्लास में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था एंड एक एग्जांपल भी दिया था इसका कि कोई पर्सन किसी को मारने की इच्छा, वो चाहता है उसे मारना. अब मुझे एक चीज बताओ, अगर कोई पर्सन मन ही मन सिर्फ सोच ले, इंटेंट कर ले कि मुझे इस बंदे को जो सो कॉल्ड मेरा दुश्मन है इसे मारना है, मन ही मन सोच लिया, इंटेंशन है, बट आगे कुछ किया ही नहीं, सो गए उसके बाद, तो क्या ऑफेंस हो गया? क्या मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए? ऑफ कोर्स नॉट. मन ही मन तो सोचा है, ऐसे तो कुछ भी सोचते रहो फिर. अच्छा, अब दूसरी चीज, हमें इंटेंशन का कैसे पता चलता है कि किसी पर्सन की इंटेंशन है या नहीं? उसका एक्ट देख के, है ना? उसके एक्ट को देख के हम पता लगाते हैं कि उसकी इंटेंशन थी या नहीं. बट अगर कोई फर्स्ट स्टेज पे ही रुक जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें कैसे पता चलेगा. सो ये चीज तो क्लियर है कि फर्स्ट स्टेज पे कोई क्राइम नहीं हुआ. एंड इंटेंशन क्या है एंड कैसे पता चलती है? नाउ द सेकंड स्टेज इज प्रिपरेशन. नाम से पता लग रहा है प्रिपरेशन, कि कुछ बेसिकली जो माइंड में सोचा था, जो इंटेंट किया था, उसको पूरा करने के लिए आप क्या तैयारियां करोगे, क्या प्रिपेयर करोगे. मान लो गन खरीदनी है, नाइफ खरीदना है, तो ये सब पार्ट जो है प्रिपरेशन में आ जाता है. अब जैसे कि फर्स्ट स्टेज में मैंने आपको बताया कि कोई ऑफेंस नहीं हुआ, बेसिकली कोई क्राइम नहीं हुआ फर्स्ट स्टेज तक. सेकंड स्टेज तक भी कोई क्राइम नहीं माना जाता. प्रिपरेशन तक भी अगर वो पर्सन रुक गया, थर्ड पे नहीं गया, तो भी कोई क्राइम नहीं माना जाता. बट देर आर सम एक्सेप्शंस. इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि हम लेटर ऑन देखेंगे कि क्या क्या एक्सेप्शंस हैं वो. नाउ द थर्ड स्टेज इज दैट इज अटेम्प्ट. बेसिकली ये वो स्टेज है जहां पे उस ऑफेंडर ने सारी प्रिपरेशन पूरी कर ली है एंड अब वो ऑफेंस को कमिट करने जा रहा है एंड किसी कारण की वजह से उससे जो है वो जो ऑफेंस है वो पूरा नहीं हो पाया, उससे या तो टारगेट मिस हो गया, कुछ भी, किसी भी कारण की वजह से वो पूरा कमीशन नहीं हो पाया. सो बेसिकली अगर वो सक्सेस हो जाता तो वो कमीशन में बदल जाता, अब वो सक्सेस नहीं हुआ तो वो अटेम्प्ट है. अच्छा, इस स्टेज पे, थर्ड स्टेज पे जो है पनिशमेंट जो है वो मिलती है. मतलब इस स्टेज पे जो है जो उस ऑफेंडर को पनिशमेंट मिलेगी. अब अटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट क्यों मिलेगी? उसका बेसिकली एक सिंपल सा कारण ये है कि अगर उस ऑफेंडर को अटेम्प्ट की स्टेज पे ही नहीं रोका गया तो ऑब्वियस सी बात है वो नेक्स्ट टाइम दोबारा से कोई ना कोई क्राइम, उसी क्राइम को दोबारा कमिट करेगा और इस बार वो अच्छे से करेगा और वो कोई भी गलती नहीं, मतलब बेसिकली कोई भी मिस्टेक नहीं करेगा, राइट? एंड द लास्ट वन इज कमीशन. ऑब्वियसली नाम से पता लग रहा है कि ऑफेंस जो है वो कमिट हो चुका है, पूरा हो चुका है. बेसिकली जो उसने इंटेंट किया था फर्स्ट स्टेज पे, फोर्थ स्टेज पे आके वो चीज पूरी हो चुकी है. तो अब हम इन स्टेजेस को वन बाय वन डिटेल में देखते हैं. सो द फर्स्ट स्टेज इज इंटेंशन.
इंटेंशन इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ exercise of mental faculties of a person to do an act for the purpose of accomplishing or satisfying a purpose. So mental consciousness क्या बोल रही है तुम्हारी, अपने पर्पस या मोटिव को कैसे पूरा करोगे. अब देखो मोटिव और इंटेंशन में काफी डिफरेंस है. लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों में. स्टूडेंट्स को लगता है कि दोनों एक ही हैं, बट ऐसा नहीं है. मैं इसे एक एग्जाम्पल के वे में समझाता हूं. सपोज एक पुअर पर्सन है एंड उसकी फैमिली जो है वो भूख से मरी जा रही है एंड उसके लिए वो पर्सन चोरी करता है. तो इस केस में इंटेंशन जो है उस पर्सन की वो है चोरी करना, बट उसका मोटिव क्या है? उसका मोटिव है अपनी भूखी फैमिली का पेट भरना, राइट. सो मोटिव इज द पर्पस और गोल, यू कैन से. आई होप आप लोगों को ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा. आगे क्या कह रहा है ये, द क्रिमिनल कोर्ट डज नॉट पनिश अ मैन फॉर मियर गिल्टी intention because it is very difficult for the prosecution to prove the guilty intention of a man. Obviously मैंने तो आपको बताया कि सिर्फ मनी मन उसने सोच लिया, तो ये बात तो प्रूफ ही कैसे करेंगे जब तक वो आगे कुछ एक्ट नहीं करेगा. तो अगर मियर एक इंटेंशन है वो प्रोसिक्यूशन के को प्रूफ करना ही बहुत मुश्किल है. एक कोर्ट जो है उसको किसी पर्सन को गिल्टी नहीं कर सकती सिर्फ एक मियर इंटेंशन के बेस पे. एवरी पर्सन इज प्रिज्यूम टू नो द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एक्ट. बेसिकली जो हर किसी को प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसे अपने जो उसने एक्ट किया है उसको नेचुरल कॉन्सिक्वेंस का पता है उस एक्ट का. सो द सेकंड स्टेज इज प्रिपरेशन. प्रिपरेशन मीन्स टू अरेंज नेसेसरी मेजर्स फॉर कमीशन ऑफ इंटेंडेड क्रिमिनल एक्ट. वही बेसिकली जो सोचा था उसको आगे कमिट करने के लिए जो जो नेसेसरी मेजर्स लगेंगे, जैसे बंदूक परचेज करना, नाइफ परचेज करना, वो सब आ जाएगा प्रिपरेशन के अंदर. देयर आर सम केसेस वेयर मियर प्रिपरेशन इज ऑल्सो पनिशेबल. मैंने बताया था कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे प्रिपरेशन करने में भी जो है ऑफेंस हो जाता है, वो भी पनिशेबल है बेसिकली. फर्स्ट इज प्रिपरेशन टू वेज वॉर, जो ये गिवन है सेक्शन 122 ऑफ आईपीसी के अंदर. बेसिकली गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई आपने वेज वॉर के लिए प्रिपरेशन कर ली, वेपन्स इकट्ठे करना, ये सब तो उसकी प्रिपरेशन भी सिर्फ जो है पनिशेबल होगी. सेकंड इज प्रिपरेशन ऑफ काउंटर फिटिंग ऑफ कॉइन्स. अब काउंटर फिटिंग ऑफ कॉइन्स क्या होता है? बेसिकली नकली जो नोट, अब उस नकली नोट को छापने के लिए कोई मशीन ले ली या कुछ ऐसा प्रिपेयर किया, ये सब कोई अदर इक्विपमेंट्स को परचेज किया, तो ये सब भी इन सब की प्रिपरेशन बेसिकली पनिशेबल है. एंड द लास्ट वन इज प्रिपरेशन टू कमिट डकैती. डकैती करने के लिए अगर आपने कोई प्रिपरेशन की, उसकी प्रिपरेशन भी पनिशेबल है. तो ये तीनों चीजों की प्रिपरेशन जो है पनिशेबल है. सो ऐसे ये तीन एग्जांपल्स हैं जहां पे प्रिपरेशन भी जो है पनिशेबल है. नाउ द थर्ड स्टेज इज दैट इज अटेम्प्ट. अब अटेम्प्ट हैज बीन कॉल्ड एज अ प्रीलिमिनरी क्राइम. मैंने बताया आपको कि क्राइम के कमीशन होने से पहले की जो स्टेज है बेसिकली प्रीलिमिनरी क्राइम, ठीक है. Attempt means the direct movement towards the commission of a crime after necessary preparation. Basically preparations आप पूरी कर चुके हो, अब जो है आपका नेक्स्ट स्टेप जो है towards the crime है. एंड किसी कारण की वजह से, आई टोल्ड यू, किसी कारण की वजह से वो क्राइम कंप्लीट नहीं हो पाया, आपको सक्सेस नहीं मिल पाई उस क्राइम के अंदर, है ना, तो वो अटेम्प्ट बन जाता है. द एक्ट कॉन्स्टिट्यूइंग अटेम्प्ट मस्ट बी प्रॉक्सिमेट टू द इंटेंडेड रिजल्ट. प्रॉक्सिमेट होना चाहिए. बेसिकली कोई पर्सन किसी को मारने गया एंड उसके पास जो गन है ना वो नकली है, या फिर वो ना दिवाली पे जो गन यूज होती है वैसी गन है, तो ऑब्वियसली उस गन से, नकली गन से किसी का तो मर्डर तो वैसे भी नहीं होने वाला था. सो दैट शुड बी प्रॉक्सिमेट. अटेम्प्ट जो किया वो भी जो है प्रॉक्सिमेट होना चाहिए रिजल्ट के. एंड द लास्ट इज सेक्शन 511 of the IPC does not give any definition of attempt but simply provides for the punishment for attempting of commit of an offense. तो आप जो punishment जो है attempt की basically वो section 511 में given है. Now the last stage is commission. So the last stage in the commission of crime is its accomplishment. Basically crime जो है वो commit हो गया. If the accused succeeds in his attempts, the result is the commission of crime and he will be guilty of offense. मैंने बार बार बता दिया आपको कि अगर वो सक्सीड हो गया तो जो है वो गिल्टी होगा, ऑफेंस के लिए कमीशन हो जाएगा. अगर वो अनसक्सेसफुल रहा तो इट विल बी ओनली एन अटेम्प्ट ओनली, राइट. सो ये थे बेसिकली 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम कि कैसे क्राइम कमिट होता है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज बर्डन ऑफ प्रूफ. देखो क्रिमिनल लॉ में ना जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो हमेशा प्रोसिक्यूशन पे होता है, बेसिकली स्टेट पे होता है जो केस फाइल करता है.
एक्यूज को के अगेंस्ट जो एक्यूज है वो हमेशा इनोसेंट माना जाता है स्टार्टिंग ऑफ द केस से ही. सो बेसिकली ही इज प्रिज्यूम इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी. एंड अगर एक्यूज एक भी डाउट रेज कर दे अपने केस में तो ही विल बी एक्विटेड. बिकॉज आई टोल्ड यू प्रोसिक्यूशन को बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ता है. एक भी डाउट नहीं होना चाहिए. डाउट हुआ तो कोर्ट एक्यूज के फेवर में चली जाएगी. समझे? सो दैट्स व्हाई इट इज रिटन every person accused of a crime is presumed to be innocent unless and until proven guilty by the prosecution. Starting from this presumption of innocence of the accused, it is always the prosecution who has to prove the things beyond the reasonable doubt. I told you beyond the reasonable doubt proof करना पड़ता है prosecution को. Thus, the burden of proving the guilt of the accused rests solely entirely on the prosecution. Prosecution को ही proof करना पड़ता है, उसी के ऊपर ही burden होता है. Now, जो ये बर्डन है ना वो शिफ्ट भी हो सकता है. व्हेन बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट्स, बेसिकली ये बर्डन शिफ्ट हो सकता है एक्यूज पर. एंड वो कब होगा एंड कैसे होगा वी विल सी. व्हेन अ clause for presumption of mens rea exists in the statute, then the job of the prosecution is made easier. The prosecution only has to prove that the accused committed certain acts. Once that is proved, the statutory presumption of mens rea or guilty mind steps in and the accused is presumed to be guilty. So basically ये क्या कहना चाहता है? ये बोल रहा है कि कुछ situations हैं जहां अगर prosecution ये प्रूव कर दे कि कुछ presumptions, then जो बर्डन है वो शिफ्ट हो जाएगा दूसरी पार्टी के ऊपर, दैट इज एक्यूज्ड. अब फॉर एन एग्जांपल ये ध्यान से समझना, जैसे डाउरी केसेस में क्या होता है, सपोज किसी वुमेन की डेथ हो जाए एंड वो डेथ नेचुरल कोज में नहीं हुई एंड वो मैरिज के 7 साल के अंदर हुई है. एंड अगर प्रोसिक्यूशन ये प्रूफ कर दे कि डेथ से पहले इस वुमेन के ऊपर क्रूएलिटी की गई है डाउरी के लिए, बेसिकली उसे बेसिकली हरास किया गया है डाउरी के लिए, तो जो प्रिजम्पशन है कोर्ट ये मान लेगा कि हस्बैंड या उसके रिलेटिव ने ही इसे मारा है. तो बर्डन अब उनके ऊपर है कि आप प्रूफ करो कि आपने नहीं मारा. अब आप अपनी इनोसेंस को बेसिकली प्रूफ करो. क्लियर हुआ? सो दिस वाज द बर्डन ऑफ प्रूफ. एंड वो कैसे शिफ्ट करता है फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर. इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे पनिशमेंट के बारे में एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.